हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्कोलियोसिस या फिर कुबड़ के बारे में। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हम काफ़ी बार देखते हैं, खास तौर से स्कूल के बच्चों में या यंग लोगों में जिनकी उम्र 20 साल से कम है। स्कोलियोसिस या कुबड़ का एक सिंपल मतलब ये है कि स्पाइन जो है वो सीधी नहीं ग्रो हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी ग्रो हो रही है। ज़्यादातर केसेस में हमें सबसे पहले पता तब चलता है जब कंधे ऊपर नीचे हों, मतलब अगर लेफ्ट कंधा ऊपर है राइट नीचे या राइट ऊपर है लेफ्ट नीचे, तो हमारा ध्यान जाता है कि इस बच्चे में या इस इंडिविजुअल में कोई दिक्कत है और कुछ इसकी स्पाइन टेढ़ी है। दूसरा जो सबसे कॉमन चीज़ पता चलती है वो अगर वेस्ट लाइन हमारी सीधी ना हो। वेस्ट लाइन मतलब जहाँ पे हम पैंट बांधते हैं उसको हम वेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो वेस्ट लाइन भी अगर ऊपर नीचे हो, उससे भी पता चलता है कि हमारा पेल्विस जो है वो टेढ़ा है, जिसका एक कारण स्कोलियोसिस भी होता है। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज पूछें कि स्कोलियोसिस क्या है, तो सिंपल शब्दों में स्पाइन जब साइड में टेढ़ी हो जाए तो उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ये कभी कभी एस शेप में होती है और कभी कभी सी शेप में। ये हो सकता है कि हड्डी की वजह से टेढ़ी हो, ये भी हो सकता है कि ये मसल्स की वजह से टेढ़ी हो, या कभी कभी इसमें कोई कारण भी नहीं पता चलता, जिसको हम इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहते हैं। नॉर्मली स्कोलियोसिस जो होता है वो यंग लोगों में देखने को मिलता है, मतलब 20 साल से कम उम्र वालों में, मतलब चाइल्डहुड में और टीनेजर्स में जिसको हम कहते हैं। कभी कभी एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन वो अक्सर 60 साल की उम्र के बाद होता है। उसको हम एडल्ट डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस कहते हैं। अब अगर हम कारणों की बात करें तो ज़्यादातर सिचुएशंस में इसमें कोई कारण नहीं पता चलता और हम इसको इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहते हैं। जब ये हड्डी की वजह से होता है, मतलब जन्म से अगर हड्डी टेढ़ी बेढ़ी बनी है स्पाइन में, तब हम उसको कंजेनिटल स्कोलियोसिस कहते हैं। अगर कभी पैरालिसिस की वजह से या नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से या मसल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम उसको न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहते हैं। अब अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि इसमें मरीज को दिक्कत क्या होती है, तो ये भी बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। कभी कभी सिर्फ कंधे टेढ़े होते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है स्कोलियोसिस है। कभी कभी जो हमारा शोल्डर ब्लेड होता है, जिसको हम रिब हम्प भी कहते हैं, तो अगर किसी बच्चे में रिब हम्प निकला हुआ है तो भी हमको पता चलता है कि इसको बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है। कभी कभी जो पैंट जहाँ पे हम बांधते हैं, जिसको वेस्ट लाइन कहते हैं, वो अनइक्वल हो, मतलब लेफ्ट कूल्हा ऊपर और राइट कूल्हा नीचे हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट ज़्यादातर सिचुएशंस में बच्चे को शुरू में ऐसे पता चलता है कि वो कपड़े ढंग से जो पहनता है वो फिट नहीं होते हैं, मतलब उसको लगता है कि मेरे फिटिंग के कपड़े क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो पता चलता है कि उसको स्कोलियोसिस है। या कभी कभी घर वाले नोट करते हैं कि बच्चा एक तरफ को झुका हुआ है, जैसे राइट या लेफ्ट को झुका हुआ है, तो भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, स्पाइन टेढ़ी है, इसलिए बच्चा टेढ़ा हो रहा है। नॉर्मली स्कोलियोसिस में दर्द नहीं होता, लेकिन जो एडल्ट वैरायटी का स्कोलियोसिस होता है उसमें कमर दर्द हो सकता है। नॉर्मली नसें भी नहीं दबती कभी इसमें, सिर्फ ये होता है कि बच्चा जब खड़ा होता है तो टेढ़ा दिखता है, या कभी कभी टेढ़ापन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर लंग्स दबने लगें या एब्डोमेन के ऑर्गन्स दबने लगें तो बच्चे को सांस लेने में या खाने में दिक्कत होने लगती है। ज़्यादातर सिचुएशन में जब बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो हम एक्सरे करके देखते हैं कि स्पाइन कितनी टेढ़ी है। जब हम और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम एमआरआई भी करके देखते हैं कि ऐसा ना हो कि स्पाइन में अंदर कोई दिक्कत हो, जैसे डायस्टोमेटामीलिया जिसे कहते हैं, या टेथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम ना हो। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एमआरआई में देख पाते हैं, एक्सरे में नहीं पता चलती। अब अगर हम स्कोलियोसिस के इलाज की बात करें तो हर स्कोलियोसिस को इलाज की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है, कितने डिग्री डिफॉर्मिटी है, जिसको कि हम कॉब्स एंगल कहते हैं, बच्चे की ग्रोथ कितनी बची है। ग्रोथ से मतलब ये है कि नॉर्मली लड़कों की हाइट 21 साल तक बढ़ती है और लड़कियों की हाइट 18 साल तक। तो लड़की 18 साल तक पहुंचने में भी कितने साल बचे हैं, या लड़के के 21 साल के होने में कितने साल बचे हैं, उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि ग्रोथ कितनी बची है। और सबसे ज़रूरी है कि सिम्टम, कि बच्चे को सिम्टम क्या हो रहे हैं, क्या उसको खाने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, या सिर्फ टेढ़ापन है स्पाइन का, नस तो नहीं दब रही, या कुछ को कमर में दर्द तो नहीं रहता। इन चीज़ों से स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। हर सिचुएशन में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है
जब हम ये कहते हैं कि कॉब्स एंगल 40 डिग्री से कम है और वेल बैलेंस्ड स्पाइन है, कोई नस नहीं दब रही, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बच्चे को रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। हर 6 महीने से 1 साल में एक्सरे कराते हैं। बच्चे को स्कोलियोसिस एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, सिटिंग पॉस्चर या पॉस्चर मेंटेनेंस सिखाते हैं, और साथ में बच्चे को ब्रेस देते हैं पहनने के लिए, ताकि कर्व का प्रोग्रेशन फास्ट ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली सर्जरी हम तब करते हैं जब कर्व बहुत सीवियर हो जाए, मतलब कॉब्स एंगल 40 डिग्री से ऊपर निकल जाए, या कंजेनिटल स्कोलियोसिस हो, या न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस हो। उससे हमें यह भी पता चलता है कि कर्व तेजी से बढ़ेंगे। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में तेजी से बढ़ जाएंगे, तब भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। या कभी कभी बच्चे का कुभड़ या फिर रिबम बहुत ज़्यादा निकला होता है, जो देखने में बहुत खराब लगता है, तभी भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। या अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, खाने में दिक्कत हो, तब भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी करने के हमारे 3 एम होते हैं। पहला कि एक तो बच्चे की स्पाइन सीधी हो जाए, दूसरा स्पाइन बैलेंस हो जाए। बैलेंस का मतलब यह है दोनों कंधे सेम लेवल पे आ जाएं और दोनों हिप्स जो है वो सेम लेवल पे आ जाए, और तीसरा ये होता है कि कर्व फ्यूचर में ना बढ़े। तो ये 3 एम होते हैं सर्जरी करने के। आजकल स्कोलियोसिस की सर्जरी बहुत सेफ हो गई है, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न इम्प्लांट्स हैं जो कि मजबूत भी होते हैं, बॉडी के लिए सेफ भी होते हैं। उससे हम स्पाइन को पूरी तरह से करेक्ट कर लेते हैं। नर्व को डैमेज ना हो, बच्चे को पैरालिसिस ना हो, इसके लिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग का यूज करते हैं, ताकि नर्व पे किसी तरह का प्रेशर ना आए। और हमारे स्क्रू और इम्प्लांट सारे बिल्कुल करेक्ट अपनी पोजीशन में हो, इसके लिए हम रोबोटिक या 3D टेक्निक का यूज करते हैं, जिसको ओ-आर्म टेक्निक हम कहते हैं, ताकि हमारे सारे इम्प्लांट जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में हो। तो अगर आपको स्कोलियोसिस है तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर को मिलिए, वो आपका एक्सरे करके देखेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे, और जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है आपकी एज और कर्व के हिसाब से, वो आपको पूरा बताएंगे। ऑल द बेस्ट।